सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच बने मक्का रक्षा समझौते, मक्का पैक्ट जिसे दुनिया इस्लामिक नेटो कह रही है, उसे लेकर दो सबसे बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। पहला यह कि क्या शिया ताकत ईरान भी इस सुन्नी प्रधान ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहा है? अगर हां, तो अमेरिका और इजराइल की रातों की नींद क्यों उड़ी हुई है? और दूसरा यह कि पाकिस्तान के दम पर इस सैन्य गुट में घुसने की फिराक में बैठी बांग्लादेश की नई सरकार के सपनों पर सऊदी अरब ने कैसे पानी फेर दिया है, यानी कि बांग्लादेश इस्लामिक नेटो में शामिल नहीं हो पाएगा। बताएंगे आपको। आइए बिना किसी लाग लपेट के अगले 3 मिनटों में समझते हैं जियोपॉलिटिक्स के इस नए पावर गेम की पूरी इनसाइड स्टोरी। और सबसे पहले बात करेंगे ईरान की। आखिर पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश शिया बहुल ईरान को इस समझौते की तरफ खींचने में इतनी बेचैनी, इतनी उत्सुकता क्यों दिखा रहे हैं? वो ईरान जो कि एक शिया मुल्क है। ईरान को न्योता भेजने की बड़ी वजह यह है रीजनल लेजिटिमेसी, यानी क्षेत्रीय वैधता चाहते हैं दोनों। पाकिस्तान और तुर्की जानते हैं कि बिना ईरान के किसी भी मुस्लिम रक्षा गुट को पूरे मिडिल ईस्ट में मुकम्मल नहीं माना जा सकता। ईरान को साथ लाकर यह गुट पश्चिम के खिलाफ एक मजबूत मुस्लिम ब्लॉक का ढोंग रच सकता है। लेकिन ईरान के लिए इस ऑफर में फायदे और नुकसान क्या है, ईरान क्या सोचता है, तो आपको आगे बताऊंगा। जवाब क्या आया है ईरान का, यह आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले ईरान के लिए फायदा क्या है अगर वो इसमें शामिल होता है। ईरान को गल्फ कंट्रीज की तरफ से सुरक्षा की गारंटी मिल सकती है, जिससे उसकी सीमाएं सुरक्षित होंगी और उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों के बीच क्षेत्रीय व्यापार के रास्ते खुलेंगे। नुकसान भी है अगर ईरान इसमें शामिल होता है। तुर्की एक नेटो सदस्य देश है और सऊदी अरब का अमेरिका के साथ गहरा रक्षा नाता है। ऐसे में ईरान अगर इस गुट में जाता है तो उसे अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जो हमास हैं, हिजबुल्लाह हैं, हूती हैं, उनको पीछे छोड़ना पड़ेगा और अमेरिका के परोक्ष प्रभाव वाले किसी समझौते में बंधना पड़ेगा, जो तेहरान, ईरान कभी नहीं चाहेगा। अमेरिका और इजराइल का क्या रिएक्शन है जिस तरह से ऑफर दिया गया है? वॉशिंगटन और यरूशलेम इस पूरे घटनाक्रम को बेहद सतर्कता से देख रहे हैं। अमेरिका को डर है कि अगर तुर्की जैसा नेटो देश ईरान और पाकिस्तान के साथ कोई संयुक्त रक्षा ढांचा बनाता है तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा खत्म हो जाएगा। वहीं इजराइल के लिए ईरान का किसी भी आधिकारिक सैन्य संधि में जाना उसकी सीधी सुरक्षा के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे ऑफर पर खुद ईरान ने क्या जवाब दिया है। तो ईरान के विदेश मंत्रालय का रुख क्या आया है? तुर्की और पाकिस्तान जो ईरान पर डोरे डाल रहे हैं, उन्हें जो जवाब मिला है उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसे इस तरह का कोई औपचारिक निमंत्रण ही नहीं मिला, कोई इन्विटेशन ही नहीं मिला है उसको। यानी उछल रहे हैं तुर्की और पाकिस्तान और ये ईरान कह रहा है कि हमें तो कोई ऑफर ही नहीं दिया गया। मतलब अब इसमें दो अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ रिपोर्ट ये आ रही है कि ईरान को बुलावा भेजा गया है, आइए शामिल होइए। दूसरी तरफ ईरान औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला है, ऐसी बात कर रहा है। इसीलिए अब यह कहना जल्दबाजी होगा कि ईरान मक्का पैक्ट का सदस्य बनने जा रहा है या नहीं बनने जा रहा है। अभी तक की स्थिति में वो नहीं बनने जा रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बेहद सख्त और नपे तुले शब्दों में अपनी बात रखी है। ईरान ने साफ कर दिया कि वो केवल उन सुरक्षा समझौतों का समर्थन कर सकता है जो पूरी तरह से स्वतंत्र हों और जिनमें किसी पश्चिमी ताकत यानी अमेरिका की दखलंदाजी ना हो। ईरान ने यहां 2 बड़ी शर्तें रखी हैं। पहला ये कि नो अमेरिकन इन्फ्लुएंस, अमेरिका का कोई प्रभाव ना हो। समझौते में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी विदेश नीति या नेटो के एजेंडे को आगे बढ़ाता हो। दूसरी शर्त यह रखी है कि इजराइल पर स्पष्ट रुख हो इसमें। जब तक यह रक्षा ब्लॉक इजरायली आक्रामकता के खिलाफ कड़ा रुख नहीं अपनाता, तब तक ईरान का इसमें केवल औपचारिक नाममात्र भागीदार बनना नामुमकिन है। यानी कि ईरान ने कह दिया भैया नाम के लिए हम नहीं एंट्री करेंगे, इसका काम पता होना चाहिए और काम करना भी होगा। संक्षेप में कहें तो ईरान इस इस्लामिक नेटो का मोहरा बनने के बजाय अपनी शर्तों पर ही किसी क्षेत्रीय वार्ता का हिस्सा बनेगा। आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर ईरान को इस्लामिक नेटो में शामिल करने की होड़ क्यों मची है, क्यों जरूरत महसूस कर रहे हैं ये लोग? तो देखिए, ईरान इस क्षेत्र की एक बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक है। अमेरिका को पानी पिला दिया है, उसके पास मिसाइलें हैं, ड्रोन है, क्षेत्रीय प्रभाव है और इराक, सीरिया, लेबनान और यमन जैसे इलाकों में उसके लंबे समय से सुरक्षा और राजनीतिक संबंध रहे हैं। यानी ईरान को बाहर रखकर बनाया गया कोई भी बड़ा पश्चिम एशिया सुरक्षा ढांचा अधूरा दिखाई दे सकता है। इसलिए ईरान के साथ लाने की कोशिश अगर होती है तो उसका एक मतलब यह हो सकता है कि पुरानी दुश्मनी को किनारे रखकर क्षेत्रीय सुरक्षा का नया मॉडल बनाया जाए। दूसरा फायदा यह हो सकता है कि सऊदी अरब को जो कि हो सकता है अगर तेहरान भी यानी ईरान भी इस
सुरक्षा व्यवस्था में आता है तो सऊदी और ईरान के बीच सीधे सैन्य टकराव का खतरा कम करने के लिए एक नया संस्थागत रास्ता बन सकता है, यानी कि जो टकराव होता रहता है वो रुक जाएगा। पाकिस्तान के लिए क्या फायदा है? इससे पाकिस्तान खुद को सिर्फ सऊदी का सुरक्षा साझेदार नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम जगत के एक बड़े रणनीतिक प्लेटफॉर्म के केंद्र में पेश कर सकता है, महिमा मंडन कर सकता है। अब आते हैं उस खबर पर जो भारत के पड़ोस यानी बांग्लादेश से जुड़ी है। बांग्लादेश में तारिक रहमान सरकार बनने के बाद ढाका की कोशिश थी कि वो पाकिस्तान और तुर्की के जरिए मक्का समझौते में जगह बना ले। एक मंत्री ने भी बांग्लादेश के कहा कि भाई हम चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर हम संबंध बनाएं ताकि भारत पर रणनीतिक दबाव बनाया जा सके, लेकिन सऊदी अरब इसमें सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है बांग्लादेश के लिए। सऊदी का विजन 2030 क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS सऊदी अरब को एक ग्लोबल इकोनॉमिक हब बना रहे हैं। इसके लिए उन्हें भारत जैसी विशाल अर्थव्यवस्था और बाजार की सख्त जरूरत है। वो भारत को नाराज नहीं करना चाहेंगे और भारत से रिश्ते दांव पर नहीं लगाएगा। सऊदी विशेषज्ञ यही मान रहे हैं कि सऊदी अरब कभी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश को इस सैन्य गुट में शामिल करके दक्षिण एशिया में भारत के साथ उसके अरबों डॉलर के व्यापारिक और रणनीतिक रिश्ते खराब हों। पाकिस्तान का इस्तेमाल ना कि हुक्मरान यहां, जी हां, सऊदी अरब इस समझौते का इस्तेमाल अपनी सीमा सुरक्षा के लिए कर रहा है। पाकिस्तान को दक्षिण एशिया में कोई नया एंटी इंडिया गुट बनाने के लिए नहीं कर रहा है। ये बात सऊदी अरब भली भांति जानता है और इसीलिए सऊदी अरब बांग्लादेश की एंट्री पर सीधे रेड कार्ड दिखा सकता है। कुल मिलाकर मक्का रक्षा समझौता कागजों पर जितना बड़ा सैन्य फ्रंट नजर आता है, असलियत में उसकी कमजोरियां सामने आ चुकी है। ना तो ईरान बिना अपनी शर्तों के इस सुन्नी प्रधान ब्लॉक में फंसने वाला है और ना ही सऊदी अरब बांग्लादेश को इसमें लाकर भारत के साथ अपने आर्थिक हितों की बलि चढ़ाएगा। यानी पाकिस्तान का दक्षिण एशिया में घेराबंदी करने का यह सपना फिलहाल अधूरा ही दिख रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट्स में अपनी बात जरूर लिखें। मक्का समझौते के बाद पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर सीधे ईरान पहुंचे। हालांकि ये विजिट बेहद सीक्रेट रखी गई थी। पाकिस्तान में भी किसी ने भी इस विजिट के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की। ईरान को भी यही कहा गया था कि आप मुनीर के इस दौरे को बहुत गोपनीय रखेंगे, मगर ईरान समझदार निकला। ईरान ने बयान जारी कर बता दिया कि मुनीर ईरान आए थे, हमने बहुत अच्छी बातचीत की और भी औपचारिक बातें जो अक्सर डिप्लोमेसी में बोली जाती हैं ईरान की तरफ से बोला गया। मगर यह पोल खुल गई कि मुनीर ईरान पहुंचे थे। जब बात खुली गई तो पाकिस्तान ने भी मान लिया कि हां, ईरान और US के बीच में युद्ध खत्म कराने की दिशा में जो बातचीत रुक गई थी उसको दोबारा से शुरू कराने के लिए मुनीर ईरान पहुंचे थे। मगर कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। मुनीर की यह यात्रा इस्लामिक नाटो को लेकर की गई थी। आप इस घटना को स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले मक्का के अंदर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मिलकर एक पैक्ट साइन किया, जिस पर चर्चा काफी हो चुकी है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस पैक्ट में क्या है क्या नहीं है। इसके बाद खबर आती है कि इस ग्रुप में बांग्लादेश भी शामिल हो सकता है। यह प्रोपेगेंडा किसने चलाया? यह चलाया तुर्की की तरफ से। तुर्की के एक अखबार में वहां पर छापा गया, मगर दाल नहीं गली। हालांकि प्रयास ये पूरा कर रहे हैं कि बांग्लादेश भी इसमें शामिल हो। इसके बाद सीरिया के साथ पाकिस्तान के रणनीतिक संबंध सुधारने की कोशिश की गई। फिर पाकिस्तान की तरफ से ईरान को इस्लामिक नाटो में शामिल होने का बाकायदा इनविटेशन भेजा गया। यानी पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि वो मिडिल ईस्ट का बॉस बने। दूसरी सबसे बड़ी बात यह देखिए कि इसी वक्त पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार एक बयान देते हैं। इशाक डार कहते हैं कि मई 2025 में भारत के साथ में सैन्य संघर्ष के दौरान ईरान ने इस्लामाबाद को मजबूत समर्थन दिया था। पाकिस्तान का यह दावा ईरान के आधिकारिक स्टैंड से बिल्कुल अलग है। ईरान ने पिछले साल संघर्ष के समय खुद को एक तटस्थ देश के तौर पर पेश किया था और दोनों पड़ोसी देशों से संयम बरतने और तनाव कम करने का बात कही थी। लेकिन अब पाकिस्तान ने कहा था कि ईरान ने भारत के खिलाफ संघर्ष के दौरान इस्लामाबाद का मजबूती से समर्थन किया था। पाकिस्तान माइंड गेम खेल रहा है ताकि भारत और ईरान के रिश्तों पर दरार पड़ जाए और उसका पूरा फायदा पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी को मजबूत करने के लिए लगा दे। इशाक डार का यह बयान ईरान के लिए असहज करने वाला हो सकता है। अभी तक ईरान की तरफ से इस बाबत कोई भी सफाई सामने नहीं आई है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन ने नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास से ईमेल के जरिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बयान पर रिएक्शन मांगा है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और उनकी प्रतिक्रिया आने पर भी हम आपको रिपोर्ट करके बताएंगे कि इसमें ईरान ने क्या कहा।
पाकिस्तान की दरअसल मंशा है कि भारत और ईरान के संबंधों में मतभेद पैदा किया जाए और इनके संबंधों को खराब किया जाए। यही कारण है कि शाखदार ऐसे बयान दे रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ब्रिक्स के मेंबर है। अगले महीने नई दिल्ली में ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है। ईरान की तरफ से पेजेश्कियन इसमें शामिल होने के लिए भारत का दौरा करेंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी आ रहे हैं, पुतिन भी आ रहे हैं। यही बात है कि पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रही। मुनीर अमेरिका और ईरान की जंग की बातचीत शुरू कराने नहीं बल्कि इस्लामिक नाटो के विस्तार के लिए ईरान गए थे। अमेरिका ने भी मुनीर को झाड़ लगाई थी और कहा था कि अगर ईरान को शामिल करोगे इस संगठन में तो तुम्हारा हाल भी ईरान जैसा कर देंगे। मुनीर ने जब ईरान से अमेरिका के बारे में बात कही तो जवाब में ईरान ने कहा कि अमेरिका से कहो कि वो अपनी हरकतें सुधारे। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर से फोन पर बातचीत की थी। यह बातचीत मुनीर के सोमवार को तेहरान दौरे से पहले की गई थी। साफ तौर पर जाहिर था कि अमेरिका को इस दौरे के बारे में जानकारी थी। इसकी बातचीत की पूरी जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने CNN को पुष्टि की कि ट्रंप ने पिछले हफ्ते मुनीर से बात की और पाकिस्तानी सेना प्रमुख के साथ ईरान के बारे में चर्चा की। ईरान की सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने बताया कि मुनीर ने ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी मेजर जनरल मोहसिन रेजाई से मुलाकात की। रेजाई ने कहा कि अमेरिका को अपना व्यवहार बदलना चाहिए। IRIB के मुताबिक रेजाई ने हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा के लिए ईरान के प्रबंधन पर जोर दिया और कहा कि अमेरिका अपना व्यवहार बदले और जो MOU साइन हुआ था, जो समझौता हुआ था, उसकी जो शर्तें थी उसको लागू करने के लिए व्यवहारिक कदम अमेरिका को उठाना चाहिए। पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा जब उसको ईरान की तरफ से रिप्लाई मिला। फिर क्या हुआ? ईरान और अमेरिका के बीच अभी भी तनाव खतरनाक स्तर पर है, लेकिन पिछले दिनों हम देख चुके हैं कि इस्लामाबाद समझौता हुआ था जिसके तहत ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे पर हमले बंद किए थे। हालांकि इस्लामाबाद समझौता नाकाम हो चुका है और अमेरिका और ईरान अभी भी एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। शुरुआती लड़ाई मिसाइल हमले, ड्रोन हमले और सैन्य अभियान पर केंद्रित थे, लेकिन अब मुकाबला प्रतिबंधों, समुद्री दबाव और प्रतिस्पर्धी व्यापार मार्गों के माध्यम से किया जा रहा है। हर पक्ष यह देखना चाहता है कि कौन पहले पीछे हटता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने पिछले दिनों सीरियाई विदेश मंत्री से मुलाकात की, यानी कि पाकिस्तान दूसरी जगहों पर भी अपनी क्षेत्रीय साझेदारी बढ़ा रहा है। सीरियन अरब न्यूज एजेंसी यानी कि सना के मुताबिक सीरिया के विदेश मंत्री असद हसन अल शैबानी ने भी इस महीने पाकिस्तान का दौरा किया था। यह 19 सालों में किसी भी सीरियाई विदेश मंत्री का पाकिस्तान का पहला दौरा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उप प्रधानमंत्री इशाक डार, आर्मी चीफ असीम मुनीर और दूसरे सीनियर अधिकारियों के साथ में हुई बैठकों में दोनों देशों ने राजनीति, सुरक्षा और व्यापार, विमानन, निवेश के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। ये सारी जो प्रोग्रेस पिछले दिनों यहां पर हुई है उसका सीधा सीधा एक मकसद है कि पाकिस्तान जो है वो मिडिल ईस्ट का बॉस बनना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है तुर्की। तुर्की चाहता है कि किसी भी तरह वो इस पूरे रीजन पर अपनी कमांड करे। जिस तरह वो सीरिया में अपनी बादशाहत कायम करता है, साइप्रस पर अपना होल्ड बनाना चाहता है, वो चाहता है कि मैं ही इस पूरे रीजन का बॉस रहूं। लेकिन पाकिस्तान अब एकमात्र इस्लामिक देश है जो कि न्यूक्लियर पावर है और वो इसी के दम पर सभी इस्लामिक देशों से बात कर रहा है और कह रहा है कि देखो न्यूक्लियर वेपन तो हमारे पास है और इस पूरे रीजन पे मैं एक तरफा राज करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो जो मक्का समझौता हुआ है वो भी इसी की पहल है, जाकि किसी भी तरह पाकिस्तान जो है इस पूरे रीजन का बॉस बन पाए। एक दिन पहले घटना सुनी जब बीजिंग में हमारे NSA चीफ अजीत डोभाल पहुंचे और दूसरी तरफ मॉस्को में S जयशंकर यानी कि विदेश मंत्री, उनकी मीटिंग हुई, पुतिन से उनकी मुलाकात हुई। दोनों जब घटनाएं एक समय पर हो रही तो अब पूरे दुनिया में हलचल मच रही थी। पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत न केवल एशिया बल्कि पूरे रीजन पर एक चर्चा ये हुई कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, क्योंकि एक ही वक्त पर और ब्रिक्स का सम्मेलन अगले साल होने जा रहा है। वैश्विक जिस तरह की स्थितियां उस वक्त में ब्रिक्स का सम्मेलन बेहद अहम कड़ी साबित होगा। शुक्रिया।